अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है जी कि बिज़नेस इनकम अगर आपको आती है तो उसकी टैक्स रिटर्न किस तरह से फ़ाइल होती है। बिज़नेस के अंदर कोई भी बिज़नेस की पहले डेफिनेशन समझ लें। कोई भी ऐसा काम जो आप अपने तौर पर कर रहे हैं और वो बिज़नेस उसका मकसद प्रॉफिट कमाना है और वो बाकायदा लीगल और एथिकल है, तो ऐसी एक्टिविटी को बिज़नेस कहा जाता है। मतलब बिज़नेस तो कई हैं वैसे, लोग जैसे कि चर्च का काम करते हैं और भी कई जो ना इलीगल या अनएथिकल बिज़नेस है, तो उनको बिज़नेस नहीं कहा जाता। बिज़नेस की कैटेगरी जस्ट वही है जो कि एथिकल भी है, लीगल भी है और उसका मकसद प्रॉफिट कमाना भी है, तो वो आपकी बिज़नेस की कैटेगरी है। वो उसके अंदर दुनिया जहान की कोई ट्रेडिंग है, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है या वो लोकल आप काम कर रहे हैं, वो आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, वो भी ट्रेडिंग है। वो आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, आप सैलून की सर्विसेज दे रहे हैं, आप ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज दे रहे हैं, आप डॉक्टर की सर्विस दे रहे हैं, वकील की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, दुनिया जहान की कोई सर्विस आप दे रहे हैं, तो वो भी सारे के सारे बिज़नेस हैं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मतलब बिज़नेस के अंदर कौन से लोग फाल करते हैं। ऐसे लोग जो जॉब नहीं करते या जिनकी वैसे इनकम के कई सोर्स होते हैं, लेकिन बिज़नेस का सोर्स क्या होता है, वो जो बंदा अभी को अपना, चाहे वो रेडी वाला भी बंदा काम कर रहा है अपना, वो भी बिज़नेस कर रहा है। हाँ, जो बंदा किसी के पास कोई दिहाड़ी कर रहा है, वो डेली वेजेस वाला बंदा है, तो वो सैलरी पर्सन कहलाता है। लेकिन अगर वो बंदा अपनी रेडी भी लगा के काम कर रहा है, तो वो बंदा भी बिज़नेस अपना कर रहा है। तो बिज़नेस इनकम अगर आपको आती हो तो आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, उसके लिए आपने अपने मेन IRS के पोर्टल के ऊपर आ जाना है, irs.fir.gov.pk। इसके ऊपर आने के बाद आपने अगर अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगर रजिस्ट्रेशन कर ली है तो फिर आप यहाँ से इस पोर्टल में अपना ID और पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन कर जाएंगे। अब न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, कंप्लीट फाइलर कैसे बनते हैं, इस टॉपिक के ऊपर मेरी ऑलरेडी डिटेल्ड में कई वीडियोज़ मौजूद हैं। जो सबसे मेरी लेटेस्ट वीडियो, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन का तरीका अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट किया जाए। तो इसके लिए आपने अपने IRS के पोर्टल के ऊपर यहाँ ID और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर जाना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने मुख्तलिफ बिज़नेस की ट्रांजेक्शन्स की हैं और उसमें से कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि जिनका रिकॉर्ड FBR के पास मौजूद है, जैसे कि आपने यूटिलिटी बिल के ऊपर टैक्स पे किया है, गैस के ऊपर, बिजली के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, या आपने कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन की है, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल की है, कोई गाड़ी ट्रांसफ़र की है या परचेज या सेल की है, तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर आपने विद होल्डिंग टैक्स पे किया और आप चाहते हैं कि उसको मैं एडजस्ट कर लूँ, तो वो टैक्सेस आपके उनका रिकॉर्ड कहाँ नजर आएगा, तो ये FBR मालूमात के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप अपने तमाम विद होल्डिंग टैक्सेस का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। यदि यहाँ ये पेमेंट विद होल्डिंग वाली ऑप्शन विजिबल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका डाटा शो हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनका रिकॉर्ड आपका FBR के पास मौजूद है। जैसे कि देखिए, इस बंदे का एक ATL का चलान जमा हुआ है और एक इसने प्रॉपर्टी खरीदी 2024 वाले साल में 61 लाख की, और उसके ऊपर ये टैक्स इसने पे किया हुआ है। तो इस टैक्स को आप अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये चेक करने के बाद आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF या एक्सेल के अंदर, और उसके बाद ये आप इसको वापस आएंगे। वापस आने के बाद आप अपनी टैक्स रिटर्न वाला जो फॉर्म है वो खोलेंगे। नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म है, उसका प्रायोरिटी देता हूँ। तो उसके लिए आप डिक्लेरेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके ये नॉर्मल रिटर्न वाली ऑप्शन यहाँ से भी खोल सकते हैं। और इसका FBR वालों ने यहाँ भी एक दिया हुआ है, शॉर्टकट दिया हुआ है। तो नॉर्मल रिटर्न यहाँ से क्लिक करके आप 2024 वाला साल या जो भी जिस साल की रिटर्न आप जमा करवाना चाहते हैं उस साल का आप यहाँ पीरियड सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का FBR का फॉर्म आपके सामने खुलेगा। इस फॉर्म के अंदर ये सारी लेफ्ट साइड पे जो आपको ऑप्शन शो हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट का अगर सोर्स है तो एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फॉरेन सोर्स, एग्रीकल्चर, टैक्स वगैरह की डिटेल्स और वेल्थ स्टेटमेंट। तो हमारा क्योंकि कोर टॉपिक आज बिज़नेस है, बिज़नेस के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये बिज़नेस के अंदर ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप ऐसा बिज़नेस से आपको इनकम आ रही है जिसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन खोल के इसके अंदर डाटा फिल करेंगे। अगर आप ऐसे सोर्स से आपको इनकम आ रही है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, कोई भी दुनिया जहाँ का सर्विसेज वाला काम कर रहे हैं, कि कोई बंदा आपके पास आता है और आप उसको सर्विसेज दे रहे हैं, या आप रिमोट डिस्टेंस पे बैठ के भी किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर आप अपनी इनकम इस हेड में डालेंगे, फी फॉर टेक्निकल सर्विस में। अगर आपको कोई गेन हुआ है किसी अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल्स, आपने कोई मतलब ये मुख्तलिफ हेड हैं जो कि कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स, अगर मैं इन सबको यहाँ डिस्कस करूँगा तो चीज़ें एक आम बंदे के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएंगी। तो मैं यहाँ चीज़ों को एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल रखने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप मतलब कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं तो फिर आप इस हेड को नहीं छेड़ेंगे, डायरेक्ट अदर रेवेन्यू में आएंगे और यहाँ आप अपनी इनकम को डालेंगे, और उसके बाद जो भी आपके खर्चे हुए हैं उन खर्चों को मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में आप यहाँ अकॉर्डिंगली पुट करेंगे। जिस साइड में भी आपका रेंट है,
आपकी सैलरीज हैं, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, प्रोफेशनल चार्जेस हैं, जो भी जहाँ भी हेड आपका बनता है उसके अकॉर्डिंग आप डाटा फिल करेंगे और उसके बाद अपनी बैलेंस शीट को फिल करेंगे, जो कि सारा मैं बताऊँगा। तो उसके बाद आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में एंट्री करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ अपनी सेल्स डालेंगे। ये ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब है सेल्स, बिजनेस के अंदर कितनी बिजनेस ने पूरे साल में सेल्स की हैं। अब लेट्स से इतनी सेल्स की हैं आपके बिजनेस ने, तो करने के बाद आप कैलकुलेट कर देंगे। ये मैं यहाँ जो डाटा फिल कर रहा हूँ ये एक फर्जी डाटा है, जस्ट आपको समझाने के लिए। आपके बिजनेस का जो एक्चुअल डाटा होगा आपने यहाँ वो पुट करना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपके बिज़नेस का ओपनिंग स्टॉक क्या है। जब आपने ये बिज़नेस शुरू किया अगर तो ये आपका बिज़नेस नया है, ड्यूरिंग द ईयर आपने शुरू किया है, तो फिर आपका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है जब आपने बिज़नेस शुरू किया तो आपके पास ऑलरेडी कितना मटेरियल पड़ा हुआ था सेल करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो ओपनिंग स्टॉक का ये मतलब। लेकिन अगर आपका बिज़नेस नया है तो फिर ओपनिंग स्टॉक ज़ीरो होता है। अगर बिज़नेस पुराना है तो फिर जो है ना वो जैसे कि लेट से 24 वाले साल में आपके पास क्लोजिंग, जब आपने दुकान जिस दिन बंद की तो आपके पास लेट से 1.5 लाख का मटेरियल पड़ा हुआ है, तो जब अगला साल आएगा 25 वाला साल, तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो वही 1.5 लाख होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो ओपनिंग स्टॉक लेट से आपका जीरो है। उसके बाद आपने परचेजेस पूरे साल में कितनी की वो परचेजेस आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आप अपना बताएंगे जी आपने अगर सैलरीज वगैरह पे की है तो सैलरीज आप अकॉर्डिंगली यहाँ पुट करेंगे। फ्यूल का वो आपका खर्चा हो रहा है, फ्यूल, पावर, गैस, इन तमाम हेड्स को अकॉर्डिंगली फिल करेंगे जितना जितना भी आपका खर्चा जिस हेड में भी हुआ है, तो यहाँ मैं फिल करने जा रहा हूँ। लेकिन ये सारे हेड के अंदर मैंने जो है ना वो खर्चे फिल कर दिए हैं। आपका जो एक्चुअल, मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं फर्जी डाटा डाल रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल डाटा है आपने यहाँ वो फिल करना है। उसके बाद आपने बताना है जी आपका क्लोजिंग स्टॉक, जब आपने बिजनेस को साल का एंड हो गया, जिस डेट पे भी आपके साल का एंड हो रहा है, 30 जून के ऊपर या 31 दिसंबर के ऊपर या 30 सितंबर के ऊपर, जो भी आपका टैक्स पेड है नॉर्मली जो कि 30 जून होता है, तो 30 जून की डेट के ऊपर आपके अकाउंट आपका जितना मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ था वो मटेरियल, वो अमाउंट आपने यहाँ लिखा। यहाँ डालने के बाद आप यहाँ कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ सिस्टम खुद से कैलकुलेशन करेगा। अब देखें जी हुआ क्या जी, आपने इतनी डाली सेल्स, मेरी इतनी सेल्स हुई है, तो सिस्टम ने इसको, इस अमाउंट को खुद ही यहाँ सिस्टम ने पुट कर दिया, मतलब ये टोटल हेडिंग है आपकी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया जी, ओपनिंग स्टॉक मेरा जीरो है, इतनी मैंने साल के दौरान परचेजेस की हैं, इतना मैंने फ्यूल और इतना मैंने पावर, गैस, तमाम खर्चे किए। तो सिस्टम ने क्या किया जी, ये जीरो के हेड के अंदर ये इसको ऐड किया, फिर ये खर्चे ऐड किया, ये किया, ये किया, ये किया, सारे खर्चे ऐड करने के बाद एक अमाउंट आई, और उस अमाउंट में से सिस्टम ने जो आपका क्लोजिंग स्टॉक इतना है जो कि आपका सेल ही नहीं हुआ, इसको लेस कर दिया। तो वो जो ये अमाउंट जब लेस कर दी तो फिर आपका एक फिगर निकला है जिसको कॉस्ट ऑफ सेल कहा जाता है। ये सिस्टम ने खुद से कैलकुलेट किया, आपने पुट नहीं यहाँ किया, ये सिस्टम ने खुद कैलकुलेट किया है। और उसके बाद जो आपने सेल्स डाली थी उस सेल्स में से सिस्टम कॉस्ट ऑफ सेल को लेस कर देता है, और जो कॉस्ट ऑफ सेल जब लेस हो जाएंगी तो आपका ये अमाउंट आ जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस या आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखें 10,12,000 नीचे, यहाँ भी वो अमाउंट है और यहाँ भी वही अमाउंट है। तो ये 10,12,000 आपका बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। अभी ये मतलब नेट प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से अभी और खर्चे भी लेस होने हैं। तो ये आपका निकला है। ये कुछ फिगर्स आप खुद डालते हैं, कुछ फिगर सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है। ये कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करता है इसके लिए आपको वीडियो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा भी देखनी पड़ सकती है, फटाफट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद ये आपके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी अगर साथ हुए हैं तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के अंदर भी आपका रेंट है, रेट्स हैं, सैलरीज हैं, जो भी अकॉर्डिंगली आपने इनको भी फिल करना है। लेकिन उसके बाद आपने अपने यहाँ खर्चे, जो भी आपके खर्चे बनते हैं, लेट से जैसे मैंने रेंट डाल दिया 60,000 रुपये, टैक्सेस वगैरह कुछ मैंने पूरे साल में पे किए वो मैंने डाल दिए, सैलरीज पूरे साल में पे की 20,000 पर मंथ के हिसाब से, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो 2,40,000 सैलरी बन गई। यहाँ आपने जो भी फिगर डालना है पूरे साल का डालना है। उसके बाद आपका जो ट्रैवलिंग में खर्चा आया, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपका यहाँ एडमिन के अंदर भी खर्चा आया, आपका कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन मतलब आपने इंटरनेट वगैरह आपके पास लगा हुआ है या आपको जो कॉल्स के पैकेजेस लग रहे हैं वो सारा कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जी स्टेशनरी हर ऑफिस में इस्तेमाल होती है। अगर आपका ऑफिस का सेटअप, ऑब्वियसली एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर ऑफिस का सेटअप होता है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का आपके अखराज आते हैं, प्रोफेशनल चार्जेस, जैसे कि लेट से आप अपने जो लॉयर है या आपका जो भी टैक्स का कंसल्टेंट है उसको जो पे कर रहे हैं तो वो फीस आप यहाँ डाल रहे हैं। उसके अलावा भी अगर कोई खर्चे आपके हैं तो इसके लिए मुख्तलिफ हेड्स यहाँ बने हुए हैं। डालने के बाद आप यहाँ कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे जैसे आप कोई भी एंट्री करेंगे साथ आपने कैलकुलेट का बटन लाजमी क्लिक करना है। उसके बाद साथ साथ आपने इसको सेव भी करते जाना ताकि डाटा आपका अचानक से लॉस ना हो जाए। तो मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग मतलब बिजनेस है तो फिर आप इस हेड के अंदर अपनी एंट्रीज करेंगे और जो भी आपकी सेल्स हैं उसके बाद करने के बाद अगर आपके कोई एडमिन के खर्चे भी तो एडमिन के पहले हेड को भी आप यहाँ से फिल करेंगे और ये सिस्टम ने बता दी इतने आपके टोटल एडमिन के खर्चे हुए हैं। उसके बाद जी क्या हुआ, अब दोबारा फिर आपको बताता हूँ कि ये आपकी सेल्स थी। इस सेल्स में सिस्टम ने क्या किया जी, आपकी एक कॉस्ट ऑफ सेल निकली कि जितनी भी आपने सेल्स की हैं उस सेल्स के ऊपर आपका खर्चा कितना आया है। तो उसमें उस कॉस्ट ऑफ सेल का वर्ड कैसे निकला, जो फिगर है
ज़ीरो के अंदर आपने ऐड किया जी ये परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद ये फ्यूल, ये सारे खर्चे आपने ऐड किए और एक फिगर निकला। उस फिगर में से आपका जो क्लोजिंग स्टॉक ऐसा जो सेल हुआ ही नहीं, जो आपका सभी पड़ा हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक आपने इसमें से लेस किया तो आपके पास एक फिगर निकल आया जिसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ सेल, कि आपने जो सेल्स की हैं उस सेल्स के ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी आई है, तो ये वो निकल आया। तो आपकी जो एक्चुअल सेल है, एक्चुअल सेल में से जब आपका कॉस्ट ऑफ सेल निकला तो आपका एक फिगर निकला जिसको ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपका कुछ एडमिन का ऑफिस भी आपका है, उस ऑफिस में भी आपके खर्चे हो रहे हैं, तो वो खर्चे जितने भी 4-4.5 लाख जितने भी हुए वो इस 10 लाख में से जब निकले तो आपके पास नेट प्रॉफिट निकला है इनकम फ्रॉम बिजनेस 5,99,676 रुपये, ये आपका प्रॉफिट निकल आया। तो फिर मैं अर्ज करता हूँ कि एक फर्जी डाटा है, आपने यहाँ अपना एक्चुअल डाटा फिल करना है। अब अगर इनकेस आपके पास ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका ना होता, आपका कोई और बिजनेस होता, कोई सर्विस वाला बिजनेस होता, तो फिर आपने अंदर रेवेन्यू में आना था, यहाँ आपने अपनी एंट्री करनी थी बिजनेस की, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी आपने लेट से साल में 7 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट की, वो रेवेन्यू आपने यहाँ डालनी थी। उसके बाद आपने मैनेजमेंट के जो खर्चे होते हैं वो डालने थे और आपने कैलकुलेट करके अपना नेट प्रॉफिट निकाल लेना था। ठीक है, तो अब क्योंकि मैं समझ लें कि दोनों तरह के बिजनेस को कवर कर रहा हूँ, जस्ट क्या फ़र्क है, जो एंट्रियाँ मैंने यहाँ की हैं वो एंट्री यहाँ कोई भी नहीं होनी थी। अगर आप सर्विसेज की दे रहे होते, आपकी जस्ट एक एंट्री यहाँ होनी थी, इस हेड के अंदर कैलकुलेट कर देना था, उसके बाद आपने मैनेजमेंट के खर्चे डालने थे। अगर आपके खर्चे होते तो, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, तो आप कोई भी खर्चा डाले बगैर यहाँ जैसे अपनी फी फॉर टेक्निकल सर्विस में अपनी एंट्री करेंगे और उसके बाद उसको आप वेल्थ स्टेटमेंट में ले जाएंगे। तो अब मैंने दोनों सिनेरियो आपको बना दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग वाला भी और उसके बाद सर्विसेज वाला भी। तो अब आपका जो नेट प्रॉफिट निकला है उसकी एंट्री आपने आगे जाके करनी होती है। नेट प्रॉफिट आपका ये वाला 5,99,676 रुपये। अच्छा, इसके बाद अब आपने बैलेंस शीट अपनी रेडी करनी है। बैलेंस शीट कैसे जी, ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ये बेसिकली आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, ये आपका एसेट है, ये पैसे, ये मटेरियल, इतनी अमाउंट आपके पास अभी पड़ी हुई है, ये आपने सेल नहीं की, तो ये जो अमाउंट है ये आपके बिजनेस की वेल्थ है। जैसे कि बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं ट्रेडिंग वाले, तो उस बिजनेस के पास जितना भी उस बंदे के पास मटेरियल स्टॉक पड़ा होता है वो सारे का सारा उस बिजनेस का एसेट होता है। तो आपने बिजनेस एसेट इक्विटी लायबिलिटी वाली ऑप्शन में आना है और यहाँ आपको नजर आएगा जी स्टॉक्स, ये यहाँ आपने इसकी एंट्री कर देनी है। करने के बाद आप कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप जो भी, अगर आपकी कोई शॉप है, आपका कोई ऑफिस है, दुनिया जहाँ का जो भी आपका सेटअप है, कोई वेयर हाउस है, आपने उसके मध्य में अगर कोई एडवांस पे किया, लेट से कोई 10,000 एडवांस पे किया हुआ, आपका जो अपना एडवांस जो आपने पे किया होगा आप यहाँ वो लिखेंगे। उसके बाद आपका कोई प्लांट एंड मशीनरी है या कोई इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, अगर आपका लेट से ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं तो आपका वहाँ रैक बने हुए हैं दुकान के अंदर, या आपके जो भी आपका वेयर हाउस है उसके बाद वहाँ का टेबल पड़ा होगा, कुर्सियाँ पड़ी होंगी, तो कुछ और सामान पड़ा होगा, तो सारे का सारा इक्विपमेंट्स और फर्नीचर के अंदर आता है। तो ये एक हेड है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें कवर होती हैं, प्लांट भी, मशीनरी भी, इक्विपमेंट भी, फर्नीचर भी। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ लेट से, अब इस बिज़नेस के अंदर जिस तरह के बिज़नेस मैंने इसका सारा बनाया है, लेट से इसमें कोई इतनी अमाउंट के एसेट्स इसने बनाए हुए हैं। उसके बाद अगर लैंड एंड बिल्डिंग आपकी हो आपके अपने बिजनेस के नाम के ऊपर, तो उसको आप अकॉर्डिंगली यहाँ डालेंगे, अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे। कैश, हर बिजनेस की अपने बिजनेस के अंदर भी कुछ कैश की अमाउंट इन्वॉल्व होती है, लेट से वो 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, आपने अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ कैश की अमाउंट डाल। जैसे कि मैं लेट से फर्जी कह रहा हूँ, यहाँ 14,300 रुपये कैश भी इस बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ है क्लोजिंग डेट के ऊपर। जो यहाँ जो आपने फिगर डालने होते हैं वो क्लोजिंग डेट के फिगर डालने होते हैं। अब उसके बाद आपने ये सारे के सारे जो आपने अमाउंट यहाँ टोटल एसेट बन गया आपके 3,25,840 के। अब ये जो अमाउंट आपकी है, ये अमाउंट दूसरी तरफ आपने बताना है कि ये पैसे कहाँ से आए बिजनेस के अंदर, ये जो सारे पैसे हैं कहाँ से आए। आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपने कोई लोगों के पे करने हैं, कोई अदर लाइबिलिटीज़ हैं आपकी, या आपकी ये बिजनेस का सारे के सारे ऑनर के पैसे हैं। अगर ये सारे पैसे ऑनर के अपने हैं तो फिर जस्ट आप अमाउंट्स को यहाँ लिखेंगे और कर देंगे कैलकुलेट। तो ये दोनों जो एसेट और लाइबिलिटी वाली दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। मैं इसको अक्सर कहता हूँ तराजू के 2 पलड़े हैं, जितना वजन एक साइड पे डालना है उतना ही वजन आपने दूसरी तरफ भी डालना होता है। तो बेसिकली ये कोई 2 डिफरेंट अमाउंट्स नहीं है, ये एक ही अमाउंट है। उस एक अमाउंट को आपने ये बताया कि सारे पैसे किसके हैं, जितने भी इसके पास फर्नीचर बनाया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, कैश वगैरह है, ये सारी की सारी अमाउंट बिजनेस के ऑनर की है, या इसमें से कुछ लोन है। अगर कुछ लोन है तो आप लोन में डालेंगे, अगर कुछ आपने ट्रेड क्रेडिटर्स लोगों के उधार पैसे देने हैं वहाँ डालेंगे, कोई और इसके अलावा लाइबिलिटी है तो वो उसका हेड यहाँ है। अगर ये कोई 1 रुपया आपने किसी का नहीं देना, सारे पैसे ऑनर के हैं, तो फिर ये अमाउंट आप कैपिटल वाले हेड में डालेंगे। तो सिस्टम ने बता दें टोटल इक्विटी लाइबिलिटीज आपकी 3,25,000 और टोटल एसेट्स भी आपके 3,25,000। तो बेसिकली ये एक ही अमाउंट है, इसकी जो सेग्रीगेशन है वो 2 दफ़ा करके दिखाई जा रही है। तो ये बैलेंस शीट की दोनों साइडें आपकी बराबर होनी चाहिए। उसके बाद जी नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आपने एंट्रियाँ कर ली, ये आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आ जाना है।
यहाँ आपने रिकन्सिलेशन के ऊपर क्लिक करना है। रिकन्सिलेशन वाले ऑप्शन में आपने इनकम सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स वाले हेड के सामने इसकी एंट्री करनी है, कैलकुलेटर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने पर्सनल एसेट्स में आना है। जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस का यहाँ आपने बिजनेस कैपिटल के अंदर नाम लिखना, लेट से अयान ट्रेडर्स, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो यहाँ आपने वो जो अमाउंट 3,25,840 है जो आपके बिजनेस का कैपिटल है, ये बेसिकली आपका एसेट है। जो भी बिजनेस के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऑब्वियसली वो पैसे आपने कमाए हुए ना कहीं से, तो वो आपका एसेट है, उसको आपने यहाँ एंट्री कर दी। उसके बाद अगर इसने कोई प्रॉपर्टी जो कि इसने परचेज की हुई है इस साल में, जो भी इस प्रॉपर्टी का एड्रेस है वो प्रॉपर्टी का एड्रेस आपने यहाँ लिखना है। प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपने बतानी है, हाउस है, प्लॉट है, कितने मरला का है वो आपने बताना है और साथ आपने उसका मुकम्मल एड्रेस यहाँ देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसकी अमाउंट बतानी जो कि एफडीआई के रिकॉर्ड में आपने डिक्लेयर किया हुआ है, लेट से ये वाली वो अमाउंट है। करने के बाद आपने कैलकुलेट कर देना है और कैलकुलेट करने के बाद अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट यहाँ से ऐड होता है। यहाँ आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ अकॉर्डिंगली पुट करेंगे और जैसे कि मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, करंट अकाउंट यहाँ लिखेंगे। अगर वो सेविंग है या कोई और अकाउंट है तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ वो लिखने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद उस अकाउंट की अमाउंट आप यहाँ मेंशन करेंगे और उसके बाद आप इसको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई किसी को लोन दिया हुआ है तो उसकी एंट्री यहाँ होती है। आपकी मोटर व्हीकल आपके नाम पे कोई बाइक है, गाड़ी या कोई किसी तरह की व्हीकल है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पुट करेंगे। प्रीशियस पोजेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है, कोई किसी किस्म की प्रीशियस पोजेशन है, उसको आप अकॉर्डिंगली यहाँ डिक्लेयर करेंगे। हाउस होल्ड फैक्ट आपके पास घर की कुछ आइटम है, टीवी, फ्रिज, एसी, बर्तन, ये तमाम चीज़ें हाउस होल्ड फैक्ट के अंदर आती हैं। पर्सनल आइटम में आपका सेल फोन, आपकी वॉच, आपकी तमाम चीज़ें आती हैं। कैश वगैरह आपके पास कुछ पड़ा हुआ है तो कैश को अकॉर्डिंगली आप यहाँ एडजस्ट करेंगे और करने के बाद हर एंट्री को करने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपका कोई एसेट किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर है, आपने लेके किसी और के नाम पे लगवाया हुआ है, तो उसको आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। उसकी बाकायदा सेग्रीगेशन, उसकी बाकायदा जस्टिफिकेशन बता के कि वो कौन सा एसेट है एक्सप्लेन करके सबमिट के ऊपर क्लिक करके आप उसकी अमाउंट देखेंगे। अगर आपके एसेट पाकिस्तान से कुछ बाहर आपने एसेट होल्ड किए हुए हैं तो उसकी एंट्री आप यहाँ करेंगे। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ किसी मद में, क्रेडिट कार्ड है आपके पास या आपने कोई दुनिया जहाँ का लोन लिया हुआ तो उसकी एंट्री यहाँ प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप उस अमाउंट को यहाँ मेंशन करेंगे जितनी भी अमाउंट आपने किसी की पे करनी है। ठीक है जी। करने के बाद आप जो भी एंट्री करेंगे साथ साथ आपने उसको सेव करते जाना है और उसके बाद आपने रिकन्सिलेशन में वापस आएंगे तो आपने अपनी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ये जीरो करनी है। अब लेट्स से यहाँ तो इस बंदे की अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो नहीं हो रही क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसने जो ने एक प्रॉपर्टी बहुत बड़ी परचेज करी है। लेट्स से ये जो प्रॉपर्टी अगर इसके पास इसका सोर्स है, ये कहता है कि मुझे को फॉरेन रेमिटेंस आई है बाहर से, ये देख रही फॉरेन रेमिटेंस, मैं कहता हूँ इस बंदे को कोई इतनी अमाउंट फॉरेन रेमिटेंस की मद में आई है। आपको अगर आई होगी तो आपने यहाँ मेंशन करनी है, अगर नहीं आई तो ये तो जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो करने के लिए। अच्छा, तो अब हुआ क्या है जी, बंदे ने एक बिज़नेस किया, उस बिज़नेस से उसने जो है ना उसका मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग का बिज़नेस है, उस बिज़नेस ने उसने जो भी उसके खर्चे थे मैन्युफैक्चरिंग के हेड के अंदर जो भी ट्रेडिंग का खर्चा सारा कॉस्ट और सेल वगैरह निकाली, उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकला। ग्रॉस प्रॉफिट में से उसने फिर मैनेजमेंट के खर्चे किए, वो खर्चे उसमें से लेस हुए तो उसका एक नेट प्रॉफिट निकला। नेट प्रॉफिट कितना जी 5,99,676 रुपये। ये अमाउंट उसने बाकायदा डिक्लेयर कर दी। यहाँ ये अमाउंट ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से कम ये अमाउंट है, इसके ऊपर तो कोई टैक्स, अगर 6 लाख से 1 रुपया भी ऊपर हो जाए तो उसके ऊपर सिस्टम टैक्स कैलकुलेट कर देगा। और टैक्स कहाँ से नजर आता है, टैक्स चार्जेबल हेड के ऊपर क्लिक करेंगे आप और आप यहाँ कंप्यूटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आपका टैक्स नजर आता है, यहाँ एडमिटेड इनकम टैक्स के नाम से यहाँ नजर आता है। और उसको प्रीपेयर PSID को क्लिक करके आप बाकायदा उसका चालान बनाते हैं, चालान बना के उसको पे करते हैं। 1 घंटे बाद वो सिस्टम के अंदर अपडेट होता है। पेमेंट की ऑप्शन के अंदर आके आप यहाँ से उसको क्लेम करते हैं और दोबारा फिर आप अपनी टैक्स रिटर्न को सेव करके सबमिट करते हैं तो आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट होती है। उस सूरत में अगर आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स बनता है तो, लेकिन ये जो बंदा जो इनकम डिक्लेयर कर रहा है इतनी इनकम के ऊपर उसके कोई टैक्स नहीं है। और अगर आप एडजस्टेबल हेड वाले हेड के अंदर देखें तो इस बंदे ने ये जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, ये देखें इस प्रॉपर्टी के ऊपर बाकायदा इसका टैक्स एडजस्ट हुआ हुआ है, टैक्स बाकायदा कटा हुआ है। तो ये टैक्स इसका यहाँ कंप्यूटेशन के अंदर अगर आप चेक करें तो रिफंडेबल के अंदर शो हो रहा है। तो ये टैक्स बाकायदा वो अगर उसका मतलब एडजस्ट नहीं हुआ उसकी इनकम के साथ, क्योंकि उसकी इनकम बड़ी लिमिटेड सी है, 5,99,000 उसने इनकम जनरेट की है। ऐसी इनकम के बाद कोई 1 रुपया भी टैक्स नहीं है। अगर कोई टैक्स होता तो उसके इस टैक्स के साथ उसने एडजस्ट हो जाना था। लेट से 10,000 होता, 20,000 होता, 50,000 होता, 1 लाख होता, 1.5 लाख होता, कोई अमाउंट होती, 2 लाख टैक्स होता तो वो एडजस्ट हो जाना था। लेट से 2 लाख टैक्स इसका बन जाता तो बाकी 17,000 रुपये इसको पे करना पड़ना था, बाकी सारा इसका एडजस्ट हो जाना था। लेकिन इस बंदे की जितनी इनकम है इसका 1 रुपया भी टैक्स नहीं बना। तो ये जो सारे का सारा टैक्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस सारे टैक्स का वो रिफंड क्लेम कर सकता है। अब हम कहाँ थे जी, वो एंट्री जो आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आए और यहाँ रिकन्सिलेशन के ऊपर आए तो यहाँ आपने 5,99,000 इनकम जो जनरेट की
वो आपने यहाँ डाल दी। उसके बाद आपको फ़ौरन रेमिटेंस बंदे को बाहर से आई, उसने ये डाल दी, कैलकुलेट कर दिया। और उसके बाद पर्सनल एसेट्स में आके हमने इसका जो बिजनेस का कैपिटल था वो मेंशन किया, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन की, इसका बैंक अकाउंट को डिक्लेयर किया। और उसके बाद जी हमने क्या किया कि अगर लेट से तो थोड़ा सा कैश इंक्रीज हो गया, इसका पर्सनल आइटम भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। करने के बाद आप कैलकुलेटर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस रिकंसिलिएशन में आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको सिस्टम कह रहा है कि अभी भी आपकी इतनी अमाउंट अनरिकंसाइल्ड पड़ी हुई है। अभी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट क्या होती है? बेसिकली सिस्टम कह रहा है कि आपने पैसे कमाए साल में तकरीबन 6 लाख, ये अमाउंट कमाई, 65,40,000 आपने फॉरेन रेमिटेंस आपको बाहर से आ गई, टोटल आपको इनफ्लो आ गया, वो आ गया 71,39,000 का। उसमें से आपने 68 लाख के अपने असासे बढ़ा लिए, 61 लाख के आपने एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली। उसके बाद कुछ आपने अपना कैश इंक्रीज कर लिया, कुछ आपने अपना बैंक के अंदर इंक्रीज कर लिया, कुछ आपने पर्सनल आइटम परचेज कर ली। करते कराते सारे जो नेट एसेट आपने इंक्रीज कर लिए अपने, वो 68 लाख से इंक्रीज कर लिए। जबकि आए आपको 71 लाख है टोटल, तो 71 लाख में से 68 लाख आपने इंक्रीज कर लिया, तो बाकी का अभी 2,93,000 पड़ा। बताएं वो पैसे कहाँ गए, उसका आपने क्या किया? तो उन पैसों को हम बताते हैं जी हमने पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर जाके उसकी प्रॉपर एंट्री कर देंगे। ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसके अंदर आप अपने तमाम हेड्स के अंदर इसको बकायदा सेग्रीगेट करेंगे। अगर आप रेंट पे करें तो रेंट में डालेंगे, व्हीकल का आपके पास है तो व्हीकल का खर्चा डालेंगे, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, टेलीफोन, मेडिकल, एजुकेशनल, फंक्शंस, डोनेशंस, ये तमाम हेड्स के अंदर आप सेग्रीगेट करके डालेंगे। मैं इसको एक ही हेड में एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं इसको जो है ना वो कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो आपने अपने तमाम हेड्स के अंदर इसको ब्रेक करके डालना है। करने के बाद कैलकुलेटर बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और दोबारा आके मैं आपको बता रहता हूँ, एक दफ़ा ओवरव्यू करवाता हूँ दोबारा रिटर्न का। बिजनेस के अंदर आप आए, मैन्युफैक्चरिंग में आप आए, आपने अपनी सेल्स डाली, सेल्स डालने के बाद आपने अपना ओपनिंग स्टॉक डाला, परचेजेस डाली, खर्चे डाले जो जिस हेड में भी हुए, क्लोजिंग स्टॉक डाला, तो आपका जो है ना वो निकल आया कि जी कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई। कॉस्ट ऑफ सेल ये फिगर निकला, जो सेल डाली सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस हुई तो आपका निकला है जी ग्रॉस प्रॉफिट 10,12,127 रुपये। उसके बाद आपने मैनेजमेंट के खर्चे डाले और ये 4,12,000 ये मैनेजमेंट के खर्चे हो गए, तो 10 लाख समथिंग में से जब ये 4 लाख समथिंग लेस हुआ तो आपका नेट प्रॉफिट निकला है जी 5,99,000। उसके बाद आपने अपनी बैलेंस शीट रेडी की। बैलेंस शीट में आपने क्या किया जी, आपका जो स्टॉक पड़ा हुआ था स्टॉक का आपने एंट्री यहाँ की, उसके बाद आपने कैश की एंट्री की, एडवांस की एंट्री की, और उसके बाद आपने फर्नीचर वगैरह की एंट्री की, और करने के बाद कैलकुलेट किया, और जो भी अमाउंट है वो सारी की सारी क्योंकि बिलोंग करती है ऑनर से, तो वो कैपिटल उसको कहा जाता है, तो वो आपने यहाँ एंट्री करने के बाद दोनों साइडें बराबर करके कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद आप आए जी वेल्थ स्टेटमेंट में, वेल्थ स्टेटमेंट में आप आए रिकंसिलिएशन में, यहाँ आपने एंट्री की इनकम सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स के सामने। उसके बाद आपको फॉरेन रेमिटेंस भी आई थी, वो आपने डाल दी। मैं यहाँ फॉरेन रेमिटेंस के बारे में बार बार बता रहा हूँ, अगर आपकी बनती है तो डालनी है, ऐसे ही नहीं आपने डाल देनी यहाँ, क्योंकि इस बंदे को आई हुई है, या मैं ऐसा सिनेरियो बता रहा हूँ इसमें बंदे को बिजनेस इनकम भी आ रही है और साथ फॉरेन रेमिटेंस भी आ रही है। अगर आपको नहीं आ रही तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद जी आप आए पर्सनल एसेट्स में, यहाँ आपने प्रॉपर्टी जो भी आपके नाम के ऊपर मौजूद है उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया, आपका जो कैपिटल है बिजनेस का उसको यहाँ डिक्लेयर किया, बैंक अकाउंट को डिक्लेयर किया, अपने जो भी पर्सनल आइटम और कैश वगैरह के अंदर जो भी जो है ना ऊपर ऊँच नीच हुई है वो आपने डिक्लेयर की। उसके बाद वापस रिकंसिलिएशन में आए तो आपका टोटल इनफ्लो कितना था जी 71 लाख का। 68 लाख से आपने अपने एसेट्स इंक्रीज कर लिए और बाकी जो अमाउंट बची वो आपने अपने खर्चे कर लिए। तो क्या हुआ जी, आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो हो गई। आपने तमाम अमाउंट के साथ, जब तक आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो नहीं होगी आपकी टैक्स रिटर्न जमा नहीं हो सकती। तो उसके बाद आप रिटर्न को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके, हाँ एक चीज़ यहाँ रह गई है कि आप एट्रीब्यूट के अंदर आके अपना बिजनेस की एट्रीब्यूट भी सिलेक्ट करेंगे, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। तो जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस की एक्टिविटी आपने बकायदा यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। फिलहाल कोई भी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। सेव करके आप इसको सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे और अगेन सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलर हो रहे हैं तो आप 1000 रुपये का चलान क्रिएट करके जमा करवाएंगे, आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी फाइलर हैं तो फिर आपको कोई भी 1000 रुपये का चलान जमा करवाने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। इस वाले से अगर किसी को कन्फ्यूजन हो या किसी को कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड हो, वो काम करवाना चाहता हो, तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकता है। तो मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।